हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस सुरेश गुप्ता। आज एक नए टॉपिक मॉडल टीनेंसी एक्ट के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। 100 से अधिक कंट्री इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। इस वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखी गई है। 2 जून 2021 को यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved Model Tenancy Act। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने मॉडल टीनेंसी एक्ट को अप्रूव किया और सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को एडॉप्शन के लिए भेजा, ताकि वहां पर या तो फ्रेश लेजिस्लेशन बन सके या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेंटल लॉज हैं उन पर अमेंडमेंट हो सके। It will help overhaul the legal framework with respect to rental housing across the country, which would help spur its overall growth। यह पूरे देश में जो रेंटल हाउसिंग है उसको मजबूत करेगी और उसमें मकान मालिक और जो किराएदार हैं उनके अधिकारों को और अच्छे से विस्तृत करके बताएगी, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज ना हो और इनके द्वारा क्या क्या नए कोड सेटअप किए जाएंगे, क्या अधिकार क्षेत्र होंगे, क्या नए कानून होंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं मॉडल टीनेंसी एक्ट 2021 की नीड क्यों पड़ी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो ये एक्ट पास किया उस पर जो सेंसस 2011 में चेक किया गया तो नियरली 1.1 करोड़ हाउसेस वर लाइंग वेकेंट इन द कंट्री and making these houses available on rent will complement the vision of housing for all by 2021। जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का सपना है कि हर व्यक्ति का अपना घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2021, उसमें देखा गया कि 2011 के जो सेंसस में 1.1 करोड़ हाउस वेकेंट पड़े हुए थे, तो उन हाउसेस को जो अवेलेबल कराया जाए ताकि जो अदर लोग हैं तो वो उनको लेकर अपने हाउसेस का सपना पूरा कर सकें। लैंडलॉर्ड टीनेंट डिस्प्यूट पहले क्या होता था, जो इससे पहले लॉ था कि लैंडलॉर्ड अपना घर इसलिए नहीं देता था ताकि टीनेंट उस पर कब्जा ना कर ले, और लैंडलॉर्ड उस पर बहुत सारे अधिकार क्षेत्र और टीनेंट के अधिकार क्षेत्र में इतना ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता था कि मैटर कोर्ट में चला जाता था और वर्षों मैटर चलता रहता था। इन सब चीजों को अलग अलग बांटा गया ताकि लैंडलॉर्ड अपने ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में टीनेंट को घर दे पाए और टीनेंट इन लॉज के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को यूज करते हुए डिस्प्यूट से बचे और जो नए कोर्ट सेटअप किए जाएंगे जो इनके द्वारा जल्द से जल्द फैसला हो। क्या एप्लीकेबिलिटी है? इट विल अप्लाई टू प्रीमाइसेस लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और एजुकेशनल यूज। यह किन पर अप्लाई होगा? रेसिडेंशियल पर होगा, कॉमर्शियल पर होगा, एजुकेशनल यूज के लिए होगा। जो भी बिल्डिंग्स हैं वो या तो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए होनी चाहिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए होनी चाहिए या एजुकेशनल यूज के लिए होनी चाहिए, लेकिन नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस पर इंडस्ट्रियल यूज का एक्सक्लूजन किया गया, यहाँ पर क्रॉस कर दिया गया। ये किस पर और भी कवर नहीं करेगा? होटल्स को कवर नहीं करेगा, लॉजिंग हाउसेस एंड इनको कवर नहीं करेगा। तो हमें ध्यान रखना है इंडस्ट्रियल यूज, होटल्स, लॉजिंग हाउसेस, इनको ये कवर नहीं करेगा। इट विल बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली एंड विल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग टेनेंसीज। जो आज या इससे पहले किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता है या जो अधिकार है वो वैसे ही चलते रहेंगे। नए किराएदारियों पर ये एप्लीकेबल होगा, पुराने पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखेंगे क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। वर्बल रेंट एग्रीमेंट्स आर इलीगल। जो पहले होते थे, मकान मालिक क्या करते थे, किराएदार के साथ मौलिक बिना रिटर्न में एक बातचीत कर लेते थे कि हाँ आपका रेंट इतना है और आपके अधिकार क्षेत्र इतने हैं, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड कर दिए गए, इसमें नए कोर्ट्स बनाए जाएंगे।
स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। नो एविक्शन ऑफ टेनेंट ड्यूरिंग टेनेंसी पीरियड, टेनेंसी पीरियड में किसी भी किराएदार को निकाला नहीं जाएगा। इन फोर्स मेजोर, आपदा की स्थिति में टेनेंट अलाउड टू स्टे फॉर अ मंथ। ये अभी शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर भी न्यूज आई है, कैबिनेट अप्रूव्स मॉडल टेनेंसी एक्ट, और रीजन क्या है, 10 मिलियन वेकेंट होम्स में फाइंड टेकर्स। आइए डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स क्या है। रिटन एग्रीमेंट इज मैंडेटरी, रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी कर दिए गए, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट से डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। ओरल एग्रीमेंट तो कोई एग्रीमेंट होते नहीं थे। क्या होता था, मकान मालिक ने बोला कि आपका किराया इतना है, टेनेंट ने बोला ठीक है, बस अधिकार क्षेत्र मौलिक रूप से मौखिक रूप से बोल दिए जाते थे, और फिर उनमें डिस्प्यूट्स होता था, बाद में मैटर कोर्ट में जाते थे और सालों लंबित रहते थे। मैंडेटरी फॉर देयर टू बी अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट मैंडेटरी कर दिया गया बिटवीन द प्रॉपर्टी ओनर एंड द टेनेंट, टेनेंट और प्रॉपर्टी ओनर के बीच में। एस्टैब्लिशेस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट, इसमें नए कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाएंगे। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी में जो आपके टेनेंसी एग्रीमेंट्स हैं वो रजिस्टर किए जाएंगे। एंड इवन अ सेपरेट कोर्ट टू टेक अप टेनेंसी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, और जो टेनेंसी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे उनके लिए एक नई कोर्ट बनाई जाएगी और वो अलग होगी। तो जो रिटन एग्रीमेंट्स होंगे उनको अब रजिस्टर कराना मैंडेटरी हो जाएगा। डिस्क्राइब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं उनको देख लेते हैं। लैंडलॉर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज लाइक स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, लैंडलॉर्ड किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स का है तो लैंडलॉर्ड कराएगा, एक्सेप्ट दोज नेसेसिएटेड बाय डैमेज कॉज्ड बाय द टेनेंट, लेकिन अगर टेनेंट ने कहीं पर कोई ऐसा डैमेज कॉज किया है जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा। टेनेंट अगर कोई डैमेज कॉज करेगा तो उसका उत्तरदायी टेनेंट होगा। लैंडलॉर्ड और किन चीजों के लिए जिम्मेदार होगा, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, वॉल्स के लिए व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स एंड पेंटिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, इनके लिए लैंडलॉर्ड इनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस होंगे। टेनेंट का क्या होगा, टेनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेन क्लीनिंग, ड्रेन क्लीनिंग के लिए, स्विचेज एंड सॉकेट रिपेयर, अगर कोई स्विच या सॉकेट का रिपेयर होता है, किचन फिक्सचर रिपेयर, किचन का फिक्सचर रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैनल्स इन विंडोज डोर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ गार्डन्स एंड ओपन स्पेसेस अमंग अदर्स, इनके लिए टेनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और ऊपर व्हाइट वॉश ऑफ वॉल्स, पेंटिंग ऑफ डोर्स विंडोज के लिए लैंडलॉर्ड होगा। तो अलग अलग दोनों के राइट्स डिस्क्राइब कर दिए गए ताकि दोनों में झगड़ा ना हो और मैटर कोर्ट में जाने से बचे, क्योंकि रिटन चीजों में दोनों को पता होगा कि किसका क्या काम है, तो एग्रीमेंट में पहले से ही चीजें तय हो जाएंगी। 24 आवर प्रायर नोटिस बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड 24 घंटे पहले नोटिस देगा, किस चीज का, बिफोर एंटरिंग द रेंटेड प्रीमाइसेस, जो उसने अपना प्रीमाइसेस रेंट पर दिया है उसमें एंटर करने के लिए 24 आवर प्रायर नोटिस देना होगा लैंडलॉर्ड को टेनेंट को, टू कैरी आउट रिपेयर्स, अगर कोई रिपेयर कैरी कराने या कोई रिप्लेसमेंट उसमें होनी है। मैक्सिमम लिमिट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी मैक्सिमम लिमिट होगी, टेनेंट्स एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो टेनेंट्स का एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स रेंट, 2 महीने के रेंट के मैक्सिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, रेसिडेंशियल के केसेस में, रेसिडेंशियल केसेस में मैक्सिमम 2 मंथ्स का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में एडवांस देगा टेनेंट लैंडलॉर्ड को। और जो नॉन रेसिडेंशियल पर्पज होंगे उसमें क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, जो 6 मंथ्स का रेंट होगा वो टेनेंट लैंडलॉर्ड को एज ए एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट में देगा। की पॉइंट्स, मैकेनिज्म फॉर वेकेटिंग द प्रीमाइसेस क्या होगा, इफ अ लैंडलॉर्ड हैज फुलफिल्ड द कंडीशंस, अगर लैंडलॉर्ड ने जो भी कंडीशंस हैं वो सभी फुलफिल की गई, ऑल द कंडीशंस स्टेटेड इन द रेंट एग्रीमेंट,
गिविंग नोटिस दिया है एटसेट्रा, और जो भी कंडीशंस हैं, एंड टीनेंट फेल्स टू वेकेट द प्रीमाइसेस, और टीनेंट फिर भी प्रीमाइसेस को वेकेट करने में असफल रहता है ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ टीनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी, जो भी पीरियड ऑफ टीनेंसी है, टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी है, उसमें किराएदार उस प्रीमाइसेस को खाली करने में असफल रहता है और मकान मालिक ने सारी कंडीशन जो रेंट एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो फुलफिल की हुई है, तो लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू डबल द मंथली रेंट फॉर 2 months। तो अगले 2 महीनों के लिए लैंडलॉर्ड रेंट को डबल कर देगा, और अगर फिर भी खाली नहीं करता किराएदार तो 4 times आफ्टर दैट, 2 महीने बाद क्या होगा, जो रेंट होगा वो 4 times हो जाएगा। पहले 2 महीने 2 times रहेगा, डबल हो जाएगा, और उसके बाद हर महीने 4 times रेंट हो जाएगा। सिग्निफिकेंस, द अथॉरिटी विल प्रोवाइड, जो भी कोर्ट बनाए जाएंगे, नए कोर्ट हर स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में बनाए जाएंगे, द अथॉरिटी विल प्रोवाइड अ स्पीडी मैकेनिज्म इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड अदर रिलेटेड मैनर्स। तो जो भी नए कोर्ट्स बनाए जाएंगे उसमें स्पीडी मैनर में फैसला होगा, और जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको एक मैकेनिज्म बना के जिनकी तरह उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इट विल हेल्प ओवरऑल द लीगल फ्रेमवर्क विथ रेस्पेक्ट टू रेंटल हाउसिंग अक्रॉस द कंट्री। इस एक्ट के आने से क्या होगा कि जो पूरे कंट्री में है उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा जिससे रेंटल हाउसिंग जो भी प्रॉपर्टी है उनको मैनेज किया जा सके। It will enable creation of adequate rental housing stock for all the income groups, thereby addressing the issue of homelessness। होमलेसनेस के इश्यू को दूर करने के लिए पूरे कंट्री का जो हाउसिंग स्टॉक है उसको मैनेज किया जा सके, ताकि हर इनकम वर्ग के लोग अपने अनुसार उस प्रॉपर्टी को ले सकें। It will enable institutionalization of rental housing by gradually shifting it towards the formal market। एक मार्केट बन जाएगा और उसमें पता रहेगा कि किस वर्ग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसका एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उसके द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल रहेगा और वही उसको चलाएगा। It is expected to give a fillip to private participation in rental housing as a business model for addressing the huge housing shortage। प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इसमें हम ले सकते हैं ताकि जो हाउसिंग शॉर्टेज है उनको दूर करने के लिए एक वो बिजनेस मॉडल बना सके जिनको रेंटल हाउसिंग पर दिया जा सके। तो ये पूरे एक्ट का सिग्निफिकेंस है जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है। अब क्या क्या चैलेंजेस इस एक्ट में वो डिस्कस कर लेते हैं। द एक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स, ये एक्ट स्टेट्स पर बाइंडिंग नहीं है एज लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट का जो मुद्दा होता है वो स्टेट में सब्जेक्ट मैटर होता है। स्टेट्स उसको अपने अकॉर्डिंग या तो अमेंड कर सकता है या जो फिर उसको लेना चाहे उतना ले सकता है, लेकिन इस पे कोई बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स पे कि पूरा लॉ वो कवर करे या पूरे लॉज को ही कॉपी करके आगे चीजों को वैसे ही रखे जैसे सेंट्रल ने उसको पास किया है। लाइक इन द केस विथ रेरा, रेरा क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो अभी पहले पास हुआ था रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। तो इसमें डर क्या है, स्टेट्स में चूज नॉट टू फॉलो गाइडलाइंस, स्टेट्स क्या कर सकते हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर सकते हैं। डायल्यूटिंग द एसेंस ऑफ द मॉडल एक्ट, इससे क्या होगा, जो मॉडल एक्ट होगा इसका एसेंस डायल्यूट हो जाएगा और इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और स्टेट्स इसको नहीं फॉलो अगर करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने कवर की। आशा करता हूं आपको ये सब पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करें ताकि मुझे आपका इनपुट मिलता रहे। आगे आपके साथ और भी नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं। आगे फिर से जुड़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।